देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हेलो नवीन, मैं तुरंत अपने गांव के लिए निकल रहा हूं यार, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, नहीं तो तुम मेरे आने का इंतज़ार करते रहोगे। कैलाश ने अपने दोस्त नवीन से कहा। अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम गांव जा रहे हो? नवीन ने पूछा। पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है यार। माँ का फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान हो रही है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। कैलाश ने बताया। तुम अपनी गाड़ी से जा रहे हो? हाँ, अपनी गाड़ी से। 4-5 घंटे में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि इस समय वहाँ जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है और बस तो वहाँ के लिए शाम को मिलती है, इसलिए मुझे अपनी गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, कैलाश ने कहा। अरे कैलाश सुन, हम भी तेरे साथ गाँव चलते हैं, कैसा रहेगा? हमारा भी मिलना हो जाएगा चाचा चाची जी से। रीना का भी मन गाँव देखने का हो रहा था, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। नवीन ने पूछा। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा, मुझे तुम लोगों का साथ भी मिल जाएगा, कैलाश ने खुश होकर कहा। थोड़ी देर बाद कैलाश अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। नवीन और रीना भी उसके साथ थे। बातें करते हुए कैलाश कार ड्राइव कर रहा था। उन लोगों की गाड़ी शहर के बाहर निकली ही थी कि मौसम ने अपना मिजाज बदला। तेज हवाएं चलने लगी। आगे एक रेलवे क्रॉसिंग थी, वहां पटरी पर एक नील गाय कट गई थी, इसलिए रास्ता बंद था। वहां बहुत लंबा जाम लगा देखकर कैलाश ने अपनी कार को एक दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया। वो रास्ता थोड़ा पथरीला और संकरा था। उस रास्ते से कैलाश कभी जाता नहीं था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो कभी भी इस रास्ते से होकर गांव ना आए। लेकिन आज उसकी मजबूरी थी, क्योंकि मौसम खराब हो गया था और गांव पहुंचना भी ज़रूरी था, इसलिए उसने माँ की बात को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत की थी। कार उस पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। तब कैलाश अपने आप से ही बातें करने लगा। कैलाश ठाकुर, अगर माँ को पता चल गया कि तुम इस रास्ते से आए हो तो आज तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें माँ का कोप का भोजन बनना पड़ेगा। क्या खुद से ही बातें कर रहा है, जैसे बावला आदमी खुद से ही बड़बड़ाता है? नवीन ने हंसते हुए पूछा। मैं खुद से नहीं बड़बड़ा रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे माँ के गुस्से से बचा ले, कैलाश ने गंभीर लहजे में कहा। अच्छा, चाची अब भी तुझे डांटती हैं क्या? नवीन ने हंसते हुए पूछा। डांट? अगर माँ ये जान जाएगी कि मैं इस शमशान के रास्ते से आया हूँ तो मार भी पड़ सकती है, कैलाश ने भी हंसते हुए जवाब दिया। इस रास्ते में ऐसा क्या है जो चाची इस रास्ते पर आने के लिए मना करती है? माँ का कहना है कि उस शमशान के रास्ते पर भूत पिशाच का वास है। वो लोग उधर से आने वालों के शरीर में घुस जाते हैं और फिर उन्हें परेशान करते हैं, कैलाश ने अपनी मन की बात बताई। ऐसा थोड़ी होता है, नवीन ने हंसते हुए कहा। इतना पढ़ा लिखा होकर कैसी बातें कर रहा है? आज के युग में लोग कहाँ ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? तुम तो नास्तिक हो, अपनी बात ना करो। आत्माएं होती हैं और वो लोगों के शरीर में घुस जाती हैं और फिर उन्हें परेशान भी करती हैं। शमशान की आत्माएं अमावस के दिन ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, ऐसा भी मैंने सुना है, रीना ने अपने पति को डांटते हुए कहा। मैं इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता, कोई आत्मा नहीं होती, और ये अमावस का क्या चक्कर है, इस पर तो विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता। चलो आज ये भी देख ही लेते हैं कि किसकी बात में सच्चाई है, क्योंकि आज अमावस है ना। नवीन ने हंसकर रीना को चुनौती देते हुए कहा। क्या कहा तुमने? आज अमावस है? कैलाश ने घबरा कर जल्दी से पूछा। हाँ कैलाश, आज अमावस का ही तो दिन है ना, नवीन ने हंसकर मजा लेते हुए कहा। अभी कुछ देर में ही तूफान आएगा, मौसम में वैसे भी खराब है, फिर बारिश शुरू हो जाएगी
उसी सुनसान इलाके में तुम्हारी अचानक गाड़ी खराब हो जाएगी। चलते चलते अचानक तुम्हारी कार अपने आप रुक जाएगी और फिर उस रास्ते पर कोई औरत लिफ्ट मांगेगी, फिर ये होगा वो होगा, यही सब होगा ना। नवीन ने चिढ़ाते हुए कहा। हर बात का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता नवीन। भगवान ना करे कभी सच में कोई आत्मा आपके सामने आ गई तो आपको पता चलेगा कि आत्मा क्या कर सकती है। रीना ने गुस्से में कहा। अच्छा मुझे माफ़ कर दो। अच्छा अब ऐसी बात नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ। नवीन ने अपने कान पकड़ते हुए मासूमियत से कहा। नवीन का चेहरा देखकर रीना खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी बहुत तेज बिजली कड़की। उसकी भयानक आवाज़ से सभी का कलेजा दहल गया और चेहरे डर से पीले पड़ गए। दिसंबर के महीने में बारिश का मौसम बड़ा अजीब लग रहा है। सर्दी भी बढ़ गई है। कैलाश भैया, अभी गांव पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? क्योंकि अब रात हो गई है और इस रास्ते पर ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है। यहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा। रीना ने घबराकर डरते हुए कैलाश को कहा। बस भाभी, अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया गाँव। हम आधे घंटे में गाँव पहुँच जाएंगे। आप घबराइए मत, ये मेरा गाँव है। यहाँ के सभी रास्तों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। कैलाश ने रीना को कहा। उस अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर कार आगे बढ़ी जा रहे थे। तभी अचानक गाड़ी एक झटका खाकर रुक गई। क्या हुआ कैलाश, गाड़ी क्यों रोक दी? नवीन ने पूछा। मैंने नहीं रोकी है गाड़ी, अपने आप ही रुक गई, कैलाश ने छल्लाकर कहा। ये देखकर रीना का चेहरा डर से पीला पड़ गया और नवीन भी सकते में आ गया। मैं देखता हूँ गाड़ी क्यों रुक गई है। यहाँ से हम लोग पैदल भी गाँव पहुँच सकते हैं, पर बारिश हो रही है, इसलिए वहाँ तक जाने में हम लोग भीग जाएंगे, नवीन ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तभी कैलाश को लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है। कैलाश घबराकर बोला, छोड़ो, तुम कौन हो? मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? कैलाश ने चिल्लाते हुए कहा। तभी रीना ने देखा उसके बगल में एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई है। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उस औरत को देखकर रीना की चीख गले में ही घुटकर रह गई। उस भयानक चेहरे वाली औरत को नवीन ने देखा। उसके चेहरे पर भी दहशत के भाव दिखाई देने लगे। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? नवीन ने डरते डरते पूछा। आज अमावस की रात को तुम लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं, अमावस के दिन कोई भी यहाँ नहीं आता और तुम लोग तो रात को आ गए, उस भयानक औरत ने गुर्रा कर कहा। तभी कार के आगे बहुत सी आत्माएं दिखाई दी। एक साथ इतनी आत्माओं को देखकर रीना डरकर बेहोश हो गई। नवीन घबराकर रीना को उठाने की कोशिश करने लगा, पर उसकी बेहोशी नहीं टूटी। रीना उठो, नवीन ने रोते हुए कहा। तुम लोगों का हमने क्या बिगाड़ा है? हमने तो सुना है कि आत्माएं कभी निर्दोष लोगों को नहीं सताती। फिर हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमें जाने दो। मैं इसी गांव का हूँ, इसलिए आप लोगों से मेरा कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर रहा होगा, कैलाश ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा। मैं जानती हूँ तुम ठाकुर जगदीप के बेटे हो ना, और वो बीमार है, इसलिए तुम शहर से उनसे मिलने आए हो। हम लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम लोगों ने हमारी बात मानी तो हम तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, उस भयानक चेहरे वाली औरत ने घूरते हुए कहा। हमें क्या करना होगा? कैलाश ने पूछा। तुम्हें मेरे कातिल को सजा दिलवानी होगी, उस औरत ने गुस्से में कहा। कौन है तुम्हारा कातिल? कैलाश ने पूछा। तुम्हारे चाचा ठाकुर बलराम, उस आत्मा ने कहा। तुम कौन हो और चाचा ने तुम्हें क्यों मारा? तुमने हमें क्यों चुना है उन्हें सजा दिलवाने के लिए?
कैलाश ने डरते हुए पूछा। वो डरता रहा कहीं वो आत्मा नाराज होकर उन लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाए। अमावस को यहाँ इस रास्ते पर कोई नहीं आता, तुम यहाँ आ गए इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। अमावस को जो हर व्यक्ति यहाँ आएगा मैं उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी हत्या अमावस के दिन ही हो गई थी। मैं 10 सालों से आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी, कब कोई आदमी अमावस के इस शमशान रास्ते पर आए और मैं उसके शरीर का इस्तेमाल कर सकूं अपना बदला लेने के लिए। उस आत्मा ने लाल लाल आंखों से घूरते हुए कैलाश को कहा। रीना को होश आ गया। वो उठकर बैठ गई और डरकर नवीन के पीछे छिप गई। तुम कौन हो और चाचा जी ने तुम्हें क्यों मारा? तुम जब तक मुझे बताओगी नहीं मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? कैलाश ने डरते हुए उस आत्मा से पूछा। मैं तुम्हारी चाची हूं, कमला, उस आत्मा ने गंभीर आवाज में कहा। क्या? लेकिन आप तो चाचा जी को छोड़कर किसी आदमी के साथ भाग गए थे, कैलाश ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं भागी थी। ये साजिश मेरे पति और मेरे बहन ने मिलकर की थी, उस आत्मा ने बताया। वो फिर बोली, मेरी शादी तुम्हारे चाचा से हुई थी। मैं देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी, फिर भी तुम्हारे चाचा मुझसे प्यार करते थे। जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी देखभाल करने के लिए मेरी बहन मीरा मेरे ससुराल आ गई। वो देखने में मुझसे काफ़ी सुंदर थी। उसकी सुंदरता ने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी। मेरी बहन और मेरे पति ने मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की साजिश रची। मेरे पति ने अपने एक दोस्त को शहर से यहाँ गांव बुलाया। वो 1 महीने यहाँ रहा। ये मेरे पति की चाल थी। मेरा पति उसका सभी काम मुझे करने के लिए कहते हैं। वो मुझे भाभी कहता था। मैं उसे अपना छोटा भाई समझती थी। उस दिन भी अमावस की रात थी। खाना मेरी बहन ने बनाया था और उसने सभी के खाने में नींद की दवा मिला दी। और मेरे और जतिन, उस आदमी का नाम जतिन था, उसके खाने में जहर मिला दिया और हम दोनों की मौत हो गई। उस दिन अमावस की रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रहे थे। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, क्योंकि दिसंबर का महीना था। बारिश के कारण सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी। मेरी बहन और मेरे पति ने मेरे और जतीन के लाश को जीप में लादा और यहाँ शमशान में ले आए और हमारे शरीर को एक साथ चिता पर लिटा दिया। 3 दिन पहले गांव का एक आदमी मर गया था। उसी की वहाँ पर जहाँ चिता जली थी वहीं हमारी चिता जला दी। सुबह गांव वालों से कहा कि मैं जतिन के साथ भाग गई। पुलिस में रिपोर्ट हुई, पर पुलिस को हम दोनों कहीं नहीं मिले। मिलते भी कैसे, हम तो जलकर राख हो चुके थे। उसके बाद तुम्हारे चाचा ने मेरी बहन से शादी कर ली, जो आज भी तुम्हारी चाची है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो, मैं अपने कातिलों को सजा दिलवा सकूं। कमला की आत्मा ने कहा। लेकिन अब तो कोई सबूत नहीं है, तो पुलिस उन्हें पकड़ेगी कैसे? इस पर कमला की आत्मा ने कहा, वो ज़रूर कबूल करेंगे, बस उन्हें थोड़ा डराना होगा। इसके लिए मुझे तुम में से किसी एक का शरीर चाहिए। बस आज रात के लिए मेरी मदद कर दो। कमला की आवाज़ में बहुत ही दुख था। तभी रीना सामने आई और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरा शरीर ले सकती हो। नवीन ने उसे बहुत रोका, मगर वो रुकी ही नहीं। जिसके बाद कमला की आत्मा रीना के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर सब कुछ वैसा ही हुआ। वो लोग घर पहुँचे। चाचा चाची को डराया गया और उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। जिसके बाद पुलिस आई और उन्हें पकड़ कर ले गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी।
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नई नौकरी, नई जगह, नया घर, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। गांव से शहर आकर मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, और क्योंकि यह शहर भी उतना बड़ा नहीं था, इसलिए सब कुछ काफ़ी आसानी से अरेंज हो गया। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर मुझ अकेले के लिए काफ़ी था। किराया भी ज़्यादा महंगा नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी कुछ नहीं हो रही थी। बस हाँ, एक परेशानी को छोड़कर घर के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। एक पुराना कब्रिस्तान जहाँ अब कब्रों को नहीं दफनाया जाता, मगर हाँ, कब्रें अब भी उस कब्रिस्तान से झांकती हुई नजर आती हैं। मैं कभी भी उस घर के छत पर नहीं गया था, क्योंकि मुझे उस घर को लिए हुए अभी 1-2 दिन ही हुए थे। मगर उस रात अचानक ही लाइट चली गई और गर्मी के मौसम में घर में जैसे उमस सी भर गई थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना तकिया उठाया और मैं सीढ़ियों से होकर चल पड़ा अपने नए घर के छत की ओर। मैंने छत का दरवाज़ा खोला और जैसे ही छत में दाखिल हुआ, ठंडी हवा के झोंके ने मेरे पसीने से लथपथ शरीर को जैसे ठंडक का एहसास करवा दिया। मैं कुछ देर तक यहाँ वहाँ इधर उधर टहलता रहा, फिर अपने घर के पीछे की ओर गया, उत्सुकता से कि देखूं कि पीछे का नज़ारा कैसा है। मैं जाकर वहाँ खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। वो कब्रिस्तान बाहर से दिखने में जितना छोटा लगता था, अंदर से उतना छोटा नहीं था। वो बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था। लाइटें भी लगी हुई थी और कब्रें जो मुझे झांकती हुई नजर आ रही थी। मैं भी चारों ओर देखे जा रहा था, बस कब्र ही कब्र और कब्र ही कब्र नजर आ रहे थे। कहीं कोई इंसान नहीं था। आसपास वहाँ मेरे घर के अलावा और कोई घर भी नहीं था, इसलिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी। इतनी खामोशी कि मैं हवा के बहने की आवाज़ काफ़ी तेज़ी से सुन पा रहा था। अभी मैं छत पर खड़ा इधर उधर नज़रें दौड़ा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कब्रिस्तान के अंदर एक अजीब से चीज़ पर गई। कब्रिस्तान के अंदर 2 बच्चे नज़र आए। मैं हैरान था कि आखिर इतनी रात गए कब्रिस्तान के अंदर ये दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि उन्हें आवाज़ दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि थोड़ा देर रुक कर देख लूं कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक तीसरा बच्चा आया और उसके हाथ में एक गेंद सी थी। क्योंकि वहाँ पर अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए उतनी साफ दिख नहीं रहा था, मगर हाँ, उसके हाथ में कुछ तो था जो वो एकदम से नीचे रखा और वो तीनों लात मारकर उसे फुटबॉल की तरह खेलने लगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये बच्चे इतनी रात के कब्रिस्तान में फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं। तभी मैंने नज़र गड़ाकर गौर से देखा कि जिसे अब तक मैं एक गेंद यानी कि फुटबॉल समझ रहा था, वो कोई गेंद नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सिर था। वो बच्चे उस सिर को लात मारकर इधर उधर खेल रहे थे। मैं दंग रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं भागना चाहता था, मगर मैं वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक वो तीनों बच्चे मेरे घर के एकदम करीब आकर, यानी कि कब्रिस्तान में ही, उन्होंने एकदम से रुककर अपना सिर ऊपर उठाया और मेरी ओर देखा। उन लोगों की आंखें जैसे चमक सी रहे थे। उनकी आंखों से एक अजीब रोशनी निकल रहे थे और वो तीनों बच्चे बहुत ही डरावनी मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। मैंने ये सब देखा और फिर मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं तुरंत छत से भागकर वापस अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके जैसे कमरे के एक कोने में बैठ गया
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो तीनों बच्चे कौन थे? वो जो भी थे वो कोई इंसान तो नहीं थे। अगली सुबह मैंने इस बात का जिक्र वहाँ के कुछ लोगों से किया तो पता चला कि वो कब्रिस्तान भूतिया है। वहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जिसके बाद मैंने तुरंत ही वो फ्लैट छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।